एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन और उनके इम्प्लीकेशंस के बारे में। अब तक हम नेचुरल रिसोर्सेज का कैटेगराइजेशन पढ़ चुके हैं, ठीक, जिसमें हमने पहला तरीका देखा था यूज के आधार पर, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज को 3 टाइप में क्लासिफाई किया था। जिसमें पहला था रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, जैसे कि सन, जैसे कि एयर, है ना, जैसे कि वाटर, तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, जैसे कि जिसमें कोल वगैरह आ जाते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, जिसमें हमने टिम्बर का एग्जाम्पल लिया था, राइट। फिर हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया वो रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर कैटेगराइज किया कि रिसोर्स रिन्यूएबल है या नहीं। उसके आधार पर हमने इसे 2 टाइप में क्लासिफाई किया, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो अब तक हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये हर जगह पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, ना ही हमारे प्लैनेट पर, यानी ना ही ये हमारी अर्थ पर हर जगह पर सेम क्वांटिटी में मिलते हैं, ना ही ये अलग अलग कंट्रीज में सेम क्वांटिटी में मिलते हैं, और ना ही ये एक ही कंट्री के अंदर सब जगह पर सेम क्वांटिटी में मिलते हैं। मतलब क्या है इसका कि ये है हमारी अर्थ, तो ना तो पूरी अर्थ पर ये सारे नेचुरल रिसोर्स एक जैसे मिलेंगे, ठीक है। इसमें एक कंट्री है, मान लो इंडिया है, मान लो एक है रशिया, ठीक है, तो ना ही सारी कंट्रीज में सेम क्वांटिटी में मिलेंगे ये। और एक ही कंट्री के अंदर मान लो इंडिया है, तो इंडिया के अंदर भी ये हर जगह पर सेम क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्स नहीं मिलेगा। जैसे कि कोयला जो होता है ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मिलता है इंडिया में, लेकिन वही हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ पे कोयला बहुत कम है, राइट। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट्स शेप होते हैं, ट्रेड पैटर्न्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और कॉन्फ्लिक्ट भी शेप होते हैं। कैसे शेप होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो वाटर है कहीं पर, ठीक है, तो जहाँ पर पानी अवेलेबल होगा वहीं पर तो ज़्यादा ह्यूमन बीइंग जो हैं वो सेटल होंगे जाकर, वहीं पर तो बस्तियाँ बनेंगी। जहाँ पानी ही अवेलेबल नहीं है वहाँ पर तो कोई नहीं रहेगा जाकर। तो ये नेचुरल रिसोर्स क्या कर रहा है? ह्यूमन सेटलमेंट को शेप कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। वैसे ही ट्रेड पैटर्न भी शेप होते हैं। मान लो किसी कंट्री में कोयला ज़्यादा है तो वो कोयला दूसरी कंट्री को बेचेगी और दूसरी कंट्री उस कंट्री से खरीदेगी, तो ये ट्रेड पैटर्न को भी डिसाइड कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तीसरी बात ये डिसाइड करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। अब जब कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उससे रिलेशन भी तो डेवलप होंगे ना अलग अलग कंट्रीज के बीच में। मान लो जैसे कोयला ही है, तो किसी कंट्री के पास में अगर कोयला ज़्यादा है तो वो कोयला बेचेगी, और कोई कंट्री कोयला खरीदना चाहती है तो वो कोयला खरीदेगी। इससे दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश होंगे, है ना। इसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। और इन नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, इनसे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। कई सारी वॉर जो हैं वो लड़ी गई हैं हमारे इतिहास में, और कई सारे लड़ाइयाँ जो हैं वो लड़ते रहते हैं लोग इन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ऐसे ही थोड़ी ना लड़ते हैं वो कि हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि ये युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ, दूसरी कंट्रीज से जो है हमारे भारत में आक्रमण करने आए, वो ऐसे ही थोड़ी ना आए। इन नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने के लिए ही आए लोग। तो ये तो इम्प्लीकेशंस हो गए नेचुरल रिसोर्सेज के। अब हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है ये मैप जो है, ठीक है। इसमें हम थोड़ा जानें तो ये जो ब्लैक डॉट दिखा रही है ये कोल को दिखा रही है। जैसे रानीगंज, झरिया, बोकारो, यहाँ पर जो है वो कोल मिलता है। तो रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल में है, झरिया और बोकारो की बात करें तो ये झारखंड में पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोयला कोरबा में मिलता है। कोरबा कहाँ पे पड़ता है? कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तालचेर में जो है वो कोयला मिलता है, बेलाडिला में मिलता है, नेवेली में साउथ इंडिया वाली जो साइट है वहाँ पे, है ना। यहाँ हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ये जो एरिया है इसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं भारत का, ठीक है। तो इसमें असम में माकुम है और हुगरीजन है, मोरम है, जंजी, नहर कटिया, डिगबोई, ये सब असम में ये सारी साइट हैं। तो यहाँ पे कोयला मिलता है। वहीं ये जो येलो ट्रायंगल है ये ऑयल को शो करता है। तो कालोल गुजरात में, अंकलेश्वर भी गुजरात में है, यहाँ पर जो है वो ऑयल के भंडार हैं इंडिया के पास में। महाराष्ट्र की बात करें तो ऑफशोर जो है, मतलब कि समुद्र में जाकर ये बसीन नाम की जगह पर मुंबई हाई, यहाँ से तेल निकाला जाता है। और असम में भी जो है वो तेल के भंडार हैं। अब यहाँ पर मैं एक फैक्ट ये बता दूँ कि जो इंडिया का सबसे पहले ऑयल जो डिस्कवर किया गया था ना वो असम में ही डिस्कवर किया गया था।
असम में दिग्बोई नाम की जगह पर ही ये डिस्कवर किया गया था सबसे पहले ऑयल भारत में। और कब डिस्कवर किया गया था? 1867 में। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इंडिया का पॉलिटिकल मैप भी हम देख लेते हैं, जिससे थोड़ी सी क्लैरिटी हमें मिल जाए कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे स्टेट हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करें हम नॉर्थ से, तो ये है लद्दाख, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये जो रीजन है ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पंजाब है, ये उत्तराखंड है, ये हरियाणा है, और ये जो है ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर बिहार लोकेटेड है, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड, झारखंड के ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल लोकेटेड है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व हम बोल सकते हैं इसे। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, नागालैंड है, और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सारे स्टेट्स आते हैं। ठीक है, फिर अब हम आते हैं वेस्ट में, तो वेस्ट में ये जो स्टेट है ये राजस्थान है, राजस्थान के जस्ट साउथ में गुजरात है, और ये जो बीचों बीच में स्टेट है ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जस्ट साउथ में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के साउथ में कर्नाटक है, और यहाँ पर छोटा सा स्टेट गोवा है, यहाँ पर तेलंगाना है, ये जो है ये आंध्र प्रदेश है, और साउथ में ये तमिलनाडु है, इधर केरला है। तो फिर झारखंड के नीचे जो साउथ में ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर उड़ीसा है। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं। तो इन्हीं अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और कौन कौन से रिजर्व हैं भारत के अंदर? और जो है वो आयरन ओर के रिजर्व्स भी हैं। ये जो पिंक बॉक्स है ये आयरन ओर को शो कर रहा है। तो दुर्ग में आयरन ओर मिलता है, चंद्रपुर में, तो दुर्ग जो है वो तो छत्तीसगढ़ में है और चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन ओर के रिजर्व मिलते हैं। और जो बेलाडिला है यहाँ पर आयरन ओर के रिजर्व मिलते हैं। इसके अलावा क्योंझड़ में मिलते हैं, क्योंझड़ ओडिशा में है, गोवा में मिलते हैं, गोवा जो है ये झारखंड में। अब ये गोवा अलग है और ये जो गोवा है वो अलग है। ठीक है, गोवा अपने आप में एक स्टेट है और ये एक जगह का नाम है झारखंड में। ठीक है, इसके अलावा मयूरभंज में, मयूरभंज कहाँ पर है? ये ओडिशा में है। फिर साउथ इंडिया में आ जाओ, तो साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ पर आयरन ओर है? बल्लारी में है, ये कर्नाटक में है, चित्रदुर्ग ये भी कर्नाटक में है, तुमकुर ये भी कर्नाटक में है। इसके अलावा कुद्रेमुख और चिकमगलुरु ये सब कर्नाटक में है। यहाँ सब में आयरन ओर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बॉक्साइट को और शो किया गया है इस मैप में। तो बॉक्साइट क्या होता है पहले वो जान लो। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का जो इम्प्योर फॉर्म होता है ना, मतलब जो ओर हम जिसे कहते हैं, ओर में बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं और उसको प्योरीफाई करके हम जो मेन मेटल है उसको निकालते हैं। तो एल्यूमिनियम का ओर जो है उसका नाम होता है बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। ये मिलता है कटनी में, कटनी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा अमरकंटक में मिलता है बॉक्साइट, और बिलासपुर में बॉक्साइट मिल रहा है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है और जो बिलासपुर है वो छत्तीसगढ़ में है। कोरापुट में मिलता है, कोरापुट जो है वो अगेन ओडिशा में है। तो ये जो मैप है ना, ये ऐसा नहीं है कि सारे ही मिनरल्स को इसने शो कर दिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स को शो कर रहा है सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के पास में लोकेटेड होती हैं, और क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के पास में लोकेटेड हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बनती हैं। अब जैसे एक नेचुरल रिसोर्स है कोयला, तो कोयले के आसपास में एक इंडस्ट्री लगी। अब इस इंडस्ट्री में जो काम करेंगे या इस कोयले को निकालने के लिए जो लोग काम करेंगे वो कौन होंगे? जहाँ पर ये कोयला अवेलेबल होगा वहाँ के लोग ही तो होंगे, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी नई नई। इसके अलावा टाउनशिप्स ग्रो होंगी इन इंडस्ट्रीज़ के आसपास में और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है, और जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं वो भी एक्सेसिबल हो पाएंगी टाउनशिप डेवलप होने से। तो मॉडर्न फैसिलिटी जैसे कि रोड्स बनते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स बनते हैं, राइट, जैसे कि स्कूल्स बनते हैं, तो ये सब क्या है? ये मॉडर्न फैसिलिटी हैं। तो इन फैसिलिटी को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और उस टाउन में जाकर जो है वो बस जाते हैं। तो इससे ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। अगेन हर चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। इन बेनिफिट के लिए कुछ न कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है लोगों को, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग इन सिटीज़ में आकर बसेंगे उनके लिए क्या प्रॉब्लम होगी? एक प्रॉब्लम होगी पॉल्यूशन की, है ना। एक प्रॉब्लम क्या होगी कि फॉरेस्ट को काटा जाएगा, तो ये तो उन लोगों के लिए होगी जो यहाँ पर आकर बसेंगे,
लेकिन इसके अलावा जो लोग इन रिसोर्स रिच एरिया में रहते होंगे ना, उन लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, उन्हें डिस्प्लेस किया जाएगा ताकि वहां पर कोई ना कोई इंडस्ट्री लगाई जा सके। तो इससे उन लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा, है ना। तो जैसे कुछ केसेस में कुछ सैक्रेड प्लेसेस जो होते हैं वो थ्रेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। सैक्रेड प्लेसेस जैसे कि हमने पढ़े थे, कुछ सैक्रेड ग्रूव्स होते हैं जिनको कुछ कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा पवित्र मानती हैं, कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, राइट। तो वो लोग इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्स मिल गया, मान लो कोयला मिल गया या कोई ऑयल मिल गया, ठीक है, कोई कच्चा तेल यहाँ पर मिल गया, तो वो क्या करेगा, इन कम्युनिटीज़ को यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा, वो लोग रजिस्ट करेंगे। तो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जीत गया तो उसका फायदा हो जाएगा, लेकिन उस कम्युनिटी का नुकसान हो जाएगा। और अगर वो कम्युनिटी जीत गई तो इस इंडस्ट्रियलिस्ट का नुकसान हो जाएगा, है ना। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हो कॉन्फ्लिक्ट ही रहा है दोनों के बीच में। और अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जीत जाता है तो जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, इन सैक्रेड ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, वो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे ना। तो यही एग्जाम्पल है कॉन्फ्लिक्ट का, कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म देते हैं। और जो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड होती है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी जोग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करती है। जैसे क्रूड ऑयल जो होता है ये मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा मिलता है। अब मिडिल ईस्ट कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं ज़रा। तो ये है हमारा वर्ल्ड मैप, ठीक है। इसमें ये जो ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है ये है मिडिल ईस्ट, ये है हमारा भारत। भारत से जब हम वेस्ट में जाते हैं तो हमें मिडिल ईस्ट मिलता है। अब इसको ज़रा जूम करें तो कुछ इस तरीके की कंट्री हमें दिखाई देने को मिलती हैं, जैसे कि ईरान है, इराक है, और अफ़गानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो मिडिल ईस्ट में आती हैं। इन सभी कंट्रीज़ के पास में क्या चीज़ ज़्यादा है, इनके पास में है क्रूड ऑयल, भर भर के तेल के भंडार हैं इनके पास में। तो ये कंट्रीज़ क्या करती हैं, इन तेल के भंडार को ये बेचती हैं, ठीक है, और इससे पैसा कमाती हैं, और अदर कंट्रीज़ इन तेल के भंडारों को खरीदती हैं। तो ये जो रीजन है ये अपने आप में एक जोग्राफिकल एरिया है ना, जोग्राफिकल लोकेशन है, तो इस पर डिपेंड कर रही है ना इंटरनेशनल ट्रेड। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड जो होती हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज की जोग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करती हैं। अब इन नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम ह्यूमन नॉलेज और स्किल के साथ में कंबाइन कर देते हैं ना, मतलब जब ह्यूमन बीइंग अपनी नॉलेज से इनका एक अच्छा यूज़ निकाल लेता है तो वो इनसे कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है वुड्स स्टील। अब ये वुड्स स्टील जो है ना, ये एंशियंट इंडिया में बनाए जाने वाला एक हाई क्वालिटी स्टील है। ये स्टील दुनिया भर में फेमस था और अलग अलग कंट्रीज हमसे परचेज करती थी और इंडिया इसकी ट्रेड करता था। इससे तलवारें, वेपन्स बनाए जाते थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प होते थे। तो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ट्रेड होती है और इस ट्रेड की वजह से इंडिया में बड़े बड़े एम्पायर्स जो थे वो डेवलप हुए, जैसे कि मौर्यन एम्पायर, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ये मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ये बड़े बड़े एम्पायर कैसे डेवलप हुए, ट्रेड की वजह से। इंडिया की सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर भी ट्रेड होता था अलग अलग कंट्रीज से। तो इस तरीके से ट्रेड हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए। अब ये जो मैप है ये शो करता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कई कंट्रीज से होकर गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो शेयर्ड वाटर है उसको ये दिखा रहा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट होती है यहाँ से, तिब्बत से। तो तिब्बत कभी एक अलग कंट्री रहा करता था जिसे चाइना ने कब्जा लिया, तो तिब्बत से ये ओरिजिनेट होकर आती है और तिब्बत में इसे बोलते हैं यारलुंग सांगपो। उसके बाद में ये बैंड करती है और इंडिया में एंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, ठीक है, फिर असम के थ्रू ये बहती है और इंडिया में इसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर आ जाती है ये बांग्लादेश में, क्योंकि ये जो कंट्री दिख रही है ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इस नदी को बोला जाता है जमुना। तो अलग अलग कंट्रीज में इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि एक नदी 3 कंट्रीज से होकर जो है वो बह रही है। तो इसीलिए कंट्रीज को वाटर शेयरिंग के लिए अग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं। हालांकि इस ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई भी अग्रीमेंट नहीं है फिलहाल, लेकिन डिस्प्यूट क्रिएट ना हो इसीलिए अग्रीमेंट ज़रूरी हो जाते हैं। क्योंकि एक कंट्री ये तो नहीं कह सकती ना कि ये मेरे यहाँ से ओरिजिनेट होकर आई है, मेरे यहाँ से बहती है, तो तुम इसका पानी यूज़ में नहीं ले सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। हर किसी के लिए पानी ज़रूरी है, तो इसीलिए अग्रीमेंट की बात भी आती है। अब जो नेचर है हमारी, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज पर अटेंशन नहीं देती, मतलब नेचर को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी कंट्री की किस कंट्री से बाउंड्री लग रही है। जो नदी जहाँ पर बह रही है वो तो आराम से बह रही है। जैसे अभी हमने ब्रह्मपुत्र नदी देखी,
तो जब पॉलिटिकल बाउंड्रीज के परे कोई चीज़ या जो नेचुरल रिसोर्स हमें मिलते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे टेंशन्स क्रिएट होती हैं। टेंशन कैसी, इन नेचुरल रिसोर्सेज को शेयर करने की, अलग अलग स्टेट्स के बीच में और अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, हम एक फेमस एग्जाम्पल की बात करें तो कावेरी रिवर का वाटर डिस्प्यूट रहता है। तो ये जो कावेरी नदी है, इसका पानी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी, ये सभी लोग यूज़ करते हैं। इन सभी स्टेट से ये कावेरी नदी होकर बहती है। तो ज़्यादातर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ना इस कावेरी रिवर के पानी को लेकर डिस्प्यूट रहता है। तमिलनाडु बोलता है कि हमें ये कर्नाटक जो है वो ज़्यादा पानी नहीं छोड़ रहा है हमारी तरफ, और कर्नाटक बोलता है कि हम तो बराबर पानी छोड़ रहे हैं। तो इनका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहता है। तो नेगोशिएशंस और डेफ्ट मैनेजमेंट मतलब कि एक स्मार्ट तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, वाइजली मैनेजमेंट किया जाए, ये ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो शेयरिंग है उसमें पीस बना रहे, शांति बनी रहे और फेयर शेयरिंग हो, किसी को भी कम या ज़्यादा ना मिले, सबको बराबर मिले। लेकिन इस तरह के जो अग्रीमेंट्स किए जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, ये आसान नहीं होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर कंट्री चाहती है कि उसे ज़्यादा मिले। तो किसी कंट्री की कुछ शर्त हो सकती हैं, किसी कंट्री की कुछ शर्त हो सकती हैं, राइट। अब देखो ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा इसे बता रही हूँ, ठीक है। इसमें एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा है नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड। तो हमारे पास एक फेमस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो है नाइल रिवर का डिस्प्यूट। नाइल रिवर कहाँ है, सबसे पहले हम चलते हैं मैप में। देखो ये है अफ्रीका का मैप। अफ्रीका में जो नाइल रिवर बहती है ना, ये इस तरीके से बहती है, ये जो जा रही है ये नाइल रिवर है, लंबी चौड़ी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ये। तो ये साउथ सूडान से होकर बहती है, सूडान से होकर, इजिप्ट से होकर, इथियोपिया से होकर, कई सारे कंट्रीज से होकर ये बह रही है। तो इस नाइल रिवर को लेकर ना वाटर डिस्प्यूट रहता है, किसके बीच में, इजिप्ट के बीच में, सूडान के बीच में और इथियोपिया के बीच में। तो डिस्प्यूट कैसे शुरू होता है, ये जो इथियोपिया है इसने इस नाइल रिवर पर जो है एक डैम बना दिया। अब इस डैम बनाने से क्या हुआ, इजिप्ट और सूडान ये बोल रहे हैं कि इससे उन्हें मिलने वाला जो पानी होगा वो कम हो सकता है, लेकिन वहीं इथियोपिया ये बोलता है कि ये कोई पानी वानी कम नहीं करेगा, ये डैम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और इससे हमारा डेवलपमेंट होगा, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन इजिप्ट और सूडान ये बात मान नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इससे इस नाइल रिवर का जो डिस्प्यूट है वो चलता रहता है। तो इस डिस्प्यूट की वजह से जो कंट्रीज हैं वो आपस में नेगोशिएशंस कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, ताकि पानी सबको मिले और कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो, ठीक है। तो ये हमने एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल देख लिया, तो इसे नोट जरूर कर लेना, ठीक है। अब एक फोटो और है हमारे पास, जिसमें तमिलनाडु में जो कावेरी नदी बहती है उस पर मेत्तूर डैम बनाया गया है। ये जो है कावेरी नदी बह रही है, ये पीछे से बहकर आ रही है, तो यहाँ पर जो है वो डैम बना दिया गया है और पीछे नदी के पानी को रोक दिया गया है। तो डैम से क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, राइट। तो एक फैक्ट हमारे पास ये भी आ गया कि कावेरी नदी पर मेत्तूर डैम बना हुआ है और वो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, और ये बात हो गई नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके इम्प्लीकेशंस की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्स का कर्ज। मतलब नेचुरल रिसोर्स होना ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदेमंद ही वरदान हो, ये कर्ज भी हो सकता है। तो कैसे होगा वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।